नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी काम की है, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के भी काम की है और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी काम की। डायरेक्ट सिलेबस में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है आधुनिक युग। जहां कोर्स में है तो आधुनिक युग का प्रथम युग जो है, आधुनिक काल को हम शुरू करते हैं तो उसको कुछ भागों में बांटा था। जब हमने नगेंद्र का काल विभाजन देखा था तो हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने आधुनिक युग को भी अलग अलग विभागों में बांटा था। उसी का प्रथम विभाग जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। और जहां तक मैं प्रथम वर्ष की बात करूं तो सीधे सीधे टिप्पणी रूप में भारतेंदु जी का नाम आया हुआ है। तो ये युग तीनों वर्षों के लिए काम का है। और तृतीय वर्ष में यदि हम देखें, जहां निबंध के बारे में तात्विक विवेचन दिया है, कहानी के बारे में तात्विक विवेचन दिया है, उपन्यास नाटक के बारे में तात्विक विवेचन दिया है, तो आप समझ लीजिए कि नाटक की जहां बात हो रही है या निबंध की जहां बात हो रही है वहां पर भारतेंदु जी का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो आधुनिक काल के, आधुनिक युग के गद्य के पुरोधा माने जाते हैं, आधुनिक युग के संस्थापक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की बात हो रही है यहाँ पर। हिंदी साहित्य में जहां आधुनिक काल है और आधुनिक काल जहां से आरंभ होता है तो उसके आरंभकर्ता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम मूलतः इनका हरिश्चंद्र था। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र, परंतु सन 1850, अगर आप तारीख भी चाहते हैं तो 9 सितंबर 1850 है। 1850 में काशी में जन्मे और 6 जनवरी 1885 में अंत हो गया इनके जीवन का, यानी मृत्यु हो गई। अब देख लीजिए आप, मात्र 35 वर्ष की आयु है। तो ये साधारण सी समझने वाली बात है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा अभिनव योगदान इन्होंने किया होगा मात्र 35 वर्ष की आयु में, जो इतने वर्षों बाद भी, आज भी जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की चर्चा करते हैं या हम गद्य के आविर्भाव की चर्चा करते हैं, शुक्ल जी जिसे गद्य युग कहते हैं, तो हम प्रथम नाम जो लेते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेते हैं। अभी भारतेंदु कहाँ से आया? मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, लेकिन जो काशी के विद्वान थे उन्होंने इनकी योग्यताओं को देखते हुए इनके नाम के आगे एक उपाधि जोड़ दी, भारतेंदु। तो ये भारतेंदु क्या थी? उपाधि। और इस उपाधि के नाम से ही बाद में इनको पहचाना गया, इनको जाना गया। इनका परिचय आज का भारतेंदु नाम से ही लिया जाता है और युग का नाम भी भारतेंदु युग ही है, हरिश्चंद्र युग नहीं है। बात करते हैं कि ये युग संधि पर थे कैसे। यहां पर हम मानते हैं कि जो हमारे सारे कालों का नाम लेते हैं हम, आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल, उसके पश्चात रीतिकाल और उसके पश्चात आधुनिक काल। और इनका आविर्भाव इस काल में देखने को मिलता है, आधुनिक युग में देखने को मिलता है। तो आधुनिक युग और रीतिकाल दोनों की संधि स्थल पर खड़े हैं भारतेंदु, ठीक है। इसलिए इन्हें संधि युग का पुरोधा भी कहा जाता है। ऐसे बहुत से सवाल आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आएंगे और अगर आपको मूल बात समझ में आई होगी तो आपको पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगेगी कि यदि रीतिकाल आधुनिक काल का संधियुग माना है या भक्ति काल रीतिकाल के संधियुग में कौन सा कवि खड़ा है, आदिकाल भक्ति काल के संधियुग में कौन सा कवि खड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक ऐसा तो होता नहीं कि आज एक दिन में एक काल खत्म हुआ और अगले दिन से दूसरा काल शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं होता ना। जो पूर्व में काल चल रहा है उसकी प्रवृत्तियां, उसके कवि बहुत आगे तक, दूसरे काल तक भी लिखते हुए आते हैं। लेकिन उस प्रथम वाले यानी पूर्व वाले जो काल है उसकी प्रवृत्तियां क्षीण पड़ती चली जाती है और आने वाले काल की प्रवृत्तियां उदित होती दिखाई देती है। वहीं से हम अगले काल का उदय मान लेते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। जहां जन्मे 1850, मात्र 5 वर्ष 10 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 5 वर्ष की आयु में माँ को खो दिया, 10 वर्ष की आयु में पिता को खो दिया। ऐसी स्थिति में विमाता के
द्वारा दी गई यातनाओं का शिकार हुए। उसके बाद काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़े भारतेंदु जी अपने जीवन में बहुत कष्टों को भोगते हुए मात्र 10 वर्ष की आयु में ही लिखना इन्होंने आरंभ कर दिया। और संधि युग में क्यों कहा मैंने? देखिए, रीति काल के अंदर, भक्ति काल के अंदर दो भाषाएं चल रही थी काव्य में। अवधि चल रही थी और साथ में, गलत लिख दिया, अवधि भाषा में बड़ी की मात्रा है, अवधि चल रही थी और साथ में चल रही थी ब्रज। अब जैसे हम रीतिकाल में आते हैं तो अवधि में लेखन बिल्कुल कम हो जाता है और ब्रज में ही लेखन बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाषा कौन सी चली? ब्रज। और आधुनिक काल में जहां हम आते हैं तो हम यहां से, आपने शुक्ल जी का कथन पढ़ा होगा कि खड़ी बोली का आविर्भाव या गद्य का आविर्भाव, ठीक है, खड़ी बोली का या गद्य का आविर्भाव यहां से माना जाता है। तो यहां पर कौन सी बोली आ गई? खड़ी बोली। अब ये संधि युग पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी रचनाएं जो काव्य कृतियां हैं वो या तो ब्रज बोली में हैं और जहां तक इनकी गद्य रचनाओं की बात करते हैं लगभग सभी खड़ी बोली में है। तो दोनों भाषाओं को लेकर के लिखने वाले जो हमारे साहित्यकार थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनके युग में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। भारतेंदु मंडल की स्थापना हुई और वैष्णव भक्ति का प्रचार करने के लिए संस्थाओं की स्थापना हुई और साथ में ही कविता वर्धनी सभा जैसी ऐसी सभाओं की स्थापना हुई जहां पर कवि जो है वो समस्या पूर्ति की का निर्माण किया करते थे। ऐसी कविता लिखा करते थे जहां पर कुछ पंक्तियों में कुछ समस्या छोड़ दी जाए और बाकी सभी कवि मंडल मिलकर के उस समस्या पूर्ति को पूर्ण किया करते थे। तो यानी ऐसी साहित्यिक संस्थाओं की इन्होंने स्थापना करी। लेकिन उससे भी बढ़कर इनके जीवन में जो बात है वो ये है कि ये पत्रकारिता से जुड़ गए और इनकी इस पत्रकारिता के माध्यम से ही इन्होंने भाषा का, बोली का महत्व जनता को समझाया। और ये एक ऐसा युग था जहां पर अंग्रेजों का अस्तित्व था और अंग्रेजों के अस्तित्व के कारण जो समझ लीजिए राजकाज की भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, और वर्चस्व किस भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। और फारसी के प्रभाव से उर्दू का भी प्रचलन बढ़ रहा था। इन दोनों भाषाओं के बीच में इन्होंने खड़ी बोली को स्थापित करना एक बहुत बड़ा समझ लीजिए चुनौतीपूर्ण कार्य जो इनको मिला था वो इन्होंने किया। अब कैसे चला? पत्रकारिता में इन्होंने निज भाषा उन्नति है लिख करके हिंदी भाषा के महत्व को जनता के हृदय में ऐसे स्थापित कर दिया कि आप अपनी भाषा का उपयोग करोगे तब ही निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यदि आपको अपनी पूरी उन्नति चाहिए तो उसके मूल में निज भाषा है, अपनी भाषा का, यानी अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग आपको करना है। आज आप और हम जिस बोली का प्रयोग करते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही दी हुई है। उस समय एक राजा द्वय का विवाद चलता था, पत्रकारिता के बारे में भी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा उससे पहले मैं आपको भाषा विवाद समझाना चाहती हूँ किस प्रकार चला। उस समय राजा द्वय, बहुत ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं बहुत पूछे गए शब्द हैं इसलिए आप ध्यान से सुनिए। एक थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, आगरा के थे। दूसरे थे बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उपाधि समझ लीजिए, उपनाम समझ लीजिए, कुछ भी। सितार ए हिंद है वैसे सही शब्द, उसको हमने सितारे हिंद कर दिया। ये राजा दो राजाओं का साहित्यिक क्षेत्र में बहुत अमूल्य, बहुत बड़ा योगदान है कि राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो ऐसे हिंदी के पक्षधर थे जहां पर हिंदी में तत्सम प्रधान शब्दावली हो, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो संस्कृत भाषा से हिंदी के अंदर आए हैं, यानी शुद्ध हिंदी। ठीक है, शुद्ध परिनिष्ठित कह दीजिए, शुद्ध कह दीजिए, संस्कृत निष्ठ कह दीजिए, या तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त हिंदी कह दीजिए, बात एक ही है। तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने के लिए पक्षधर कौन थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। और इसके लिए इन्होंने एक प्रजा हितैषी नाम का एक अखबार भी निकाला जो कि आगरा से निकला करता था। 1860 की बात है।
उसके बाद बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, और बनारस नाम से ही इन्होंने एक अखबार निकाला था जो काशी से निकला करता था। और ये थे पक्षधर कैसी हिंदी के? उर्दू मिश्रित। क्यों थे वो भी समझ लीजिए। इनका ये मानना था कि ऐसी हिंदी को चलने दीजिए, ऐसी हिंदी मान्य होनी चाहिए जिसमें उर्दू फारसी की शब्दावली है, अरबी की शब्दावली है, ऐसी हिंदी प्रयोग में लाई जानी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजकाज की भाषा होती थी फारसी, और फारसी के प्रभाव से उर्दू चल रही थी, ठीक है। और वर्चस्व किसका था? अंग्रेजी भाषा का। तो और काव्य की कौन सी भाषा चल रही थी? ब्रज चल रही थी। और किसको लाना था? खड़ी बोली को लाना था। तो आप देख लीजिए कितनी भाषाओं के बीच में खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित करना था लोगों के दिलों में, ताकि लोग उसके प्रयोग को बढ़ाएं, उसको प्रयोग करें, साहित्य में, आम बोलचाल की भाषा में इस हिंदी का प्रयोग करें। तो इन दोनों का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के बीच में भारतेंदु का उदय होता है और इन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला इन दोनों राजाओं के विवाद से। क्यों क्यों? पक्षधर तो थे राजा लक्ष्मण सिंह के, लेकिन चूंकि वो शिष्य थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के, उनको अपना काव्य गुरु मानते हैं, जिन्होंने भारतेंदु जी को हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती जैसी अनेक भाषाओं में काव्य रचना करने की शिक्षा दी, यानी ये उनके काव्य गुरु माने जाते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा है ये सवाल कि भारतेंदु जी के काव्य गुरु कौन है, तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो इनका विरोध तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन उर्दू मिश्रित हिंदी के भी पक्षधर नहीं थे। तो इन्होंने इन दोनों राजाओं का के बीच में एक मध्यम मार्ग निकाला, और वो मध्यम मार्ग क्या था? उन्होंने कहा खड़ी बोली ऐसी चलने देते हैं। खड़ी बोली नाम दिया, जिसके अंदर संस्कृत के शब्द भी हों, साथ में उर्दू के शब्द भी हों, उर्दू फारसी के शब्द भी हों, और अंग्रेजी के शब्द भी हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि धीरे धीरे जब हिंदी प्रयोग में लाई जाएगी, जब खड़ी बोली प्रयोग में लाई जाएगी, तो अपने आप ही जनमानस राजभक्ति से हटकर राष्ट्रभक्ति की तरफ जब आता है, तो उसको अपनी देश की भाषा से प्रेम होगा, और वो सहज ही इन शब्दों को अपनी शब्दावली से निकाल करके बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं है, हिंदी से या राष्ट्र से जुड़ी हुई भाषा नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मध्यम मार्ग चलाया कि खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और उसमें इन शब्दों को चलने देते हैं आम प्रचलन में। इसीलिए इनकी आरंभ की कृतियों में उर्दू के भी बहुत सारे शब्द, इन्होंने उर्दू और ब्रज दोनों के ही छंदों का प्रयोग भी किया है। और पंजाबी के टप्पा, श्यापा जैसे छंदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है ना। और संस्कृत, ये आप देशी भाषा जो लोक भाषा जैसे हम कहते हैं, वहां की लावनी जैसे, या जो ब्रज में चल रहा था, उस छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया। तो समस्त छंदों का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसी मिश्र भाषा बना करके और एक मध्यम मार्ग चला दिया, जो कि आम जन के लिए मान्य हो गया, और आम जनता ने इनके मत को अपनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। पिता इनके गोपाल चंद गिरधर राय थे। गिरधर राय नाम से कवि के नाम से हम कई बार पढ़ते हैं। इनके पिताजी थे रामचंद्र शुक्ल जी। जो है इनका काल कब मानते हैं? 1857 से लेकर, जब हमारा गदर चल रहा था, यानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब से लेकर के 1900 तक का। हालांकि इनकी मृत्यु 1885 में हो जाती है, लेकिन भारतेंदु मंडल के कवि जो थे वो काव्य रचना अभी भी कर रहे थे। इसलिए 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग का माना जाता है। और ये जो है शुक्ल जी के अनुसार, क्योंकि हमने काल विभाजन समस्त साहित्य के आलोचक जो हैं उनके द्वारा काल विभाजन पढ़ा है, तो प्रत्येक का आपको याद होना चाहिए कि आधुनिक काल में विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है। नगेंद्र जी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं इसमें, पत्रकारिता की बात कर रहे थे हम। 3 पत्र इन्होंने चलाए और उनके माध्यम से राष्ट्रभाषा, राजभक्ति, देश प्रेम यानी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, और साथ में ईश भक्ति, तीनों प्रकार की भक्ति का प्रचार करते हैं। और पत्रकारिता में सबसे पहले नाम मैं लेती हूँ कवि वचन सुधा का। कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका चलाई सन 1868 में, और
इसी में ये 73 में आकर के एक निबंध लिखते हैं कालचक्र नाम से, और जिसमें कहते हैं हिंदी नई चाल में ढली। ये पंक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदी नई चाल में ढली ये पंक्ति किस लेखक की है, किस साहित्यकार की है, तो भारतेंदु जी की है। और वो इस पत्रिका में इन्होंने कालचक्र नाम से एक निबंध लिखा था, और उसी में इन्होंने लिखा था कि हिंदी एक नई चाल में ढली। दूसरा, और इसके बाद ये मात्र 18 वर्ष की आयु में थे, देख लीजिए, इतने बड़े बड़े काम इन्होंने बहुत अल्प आयु में कर दिए। मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने पत्र चला दिया, पत्रिका चला दी, साहित्यिक पत्रिका जिसे कह सकते हैं, जिसमें अनेक कवि उस युग कर अपनी अपनी रचनाएं भेजा करते थे और इसमें छपा करती थी। और 20 वर्ष की आयु में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बन गए थे, देख लीजिए, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मात्र 20 वर्ष की आयु में। और साथ में ही इन्होंने वैष्णव भक्ति का प्रचार के लिए एक इसी समय तदीय समाज नाम की संस्था की स्थापना करी। तदीय समाज नाम था उस संस्था का, और इस संस्था का नाम, संस्था का कार्य था वैष्णव भक्ति का प्रचार करना, क्योंकि इन्होंने राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति और ईश भक्ति, मैंने आपको तीनों नाम बताए, तीनों पर लिखा है। तो ईश भक्ति में वैष्णव भक्ति के समर्थक थे, कठोर समर्थक थे, और इन्होंने इस समर्थन में एक तदीय समाज नाम की संस्था की स्थापना करी। इसके अलावा कविता वर्धनी सभा भी, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसकी भी, उस संस्था की स्थापना भी इन्होंने की। और इसके बाद आते हैं इनके भाषा का स्वरूप, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम देखते हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है वह है भारतेंदु मंडल क्या है। खास बात तो जो है ना, वो इनके बारे में ये है कि नाटकों की रचना, गद्य की समस्त विधाओं पर लेखनी चलाई। ठीक है, चाहे वह नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, आत्मकथा हो, यात्रा संस्मरण हो, इन सभी पर अपनी लेखनी चलाते हैं। और एक उस युग में लेखनी चलाने वाले मात्र एक ही साहित्यकार थे जिन्होंने अनेक साहित्यकारों को पत्रकारिता से जोड़ा। अब इसके बाद दूसरी पत्रकारिता की बात करते हैं, मैं रह गया थोड़ा सा। दूसरी थी हमारी, कवि वचन सुधा हो गया, दूसरी थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से भी चली, और 1873 में निकाली। इसके अलावा एक स्त्री शिक्षा, स्त्री सुधार या स्त्री उद्धार की पक्षधर एक पत्रिका इन्होंने चलाई जरूर, जिसका नाम था बाला बोधिनी। 12 अंकों के बाद इसका स्वरूप बदल गया था। बाला बोधिनी जो स्त्री शिक्षा की, स्त्री उत्थान की पक्षधर थी, ये पत्रिका इन्होंने चलाई सन 1874 में। तो मान लीजिए पहली पत्रिका 68 में, दूसरी पत्रिका 73 में, तीसरी पत्रिका 74 में इन्होंने चला करके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया। और जो भी भारतेंदु मंडल के सदस्य थे वो सभी के सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। उनकी बात करते हैं, इसके बाद इनकी कृतियों की बात करेंगे। इन्होंने 17 नाटक लिखे, 70 काव्य कृतियां लिखी। उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए कि मौलिक कौन से हैं, अनुदित कौन से हैं, किस किस भाषा से अनुदित हुए, इन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु मंडल के सदस्यों की, जो इनके साथ लिखा करते थे। भारतेंदु मंडल के कवि या सदस्य, इन्होंने अपना एक मंडल की स्थापना करी, एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के लगभग समस्त व्यक्ति किसी न किसी पत्र से जुड़े हुए थे, अपना पत्र निकाला करते थे और समस्या पूर्ति लिखा करते थे, और मिलजुल करके विभिन्न काव्य कृतियों के माध्यम से प्रकृति चित्रण, राष्ट्रभक्ति और जन जन में अपनी भाषा के प्रति प्रेम जगाने का कार्य, सामाजिक समस्या जैसे विधवा उद्धार है, पर्दा प्रथा है, और गौ हत्या को रोकना है, इस तरह की सामाजिक समस्याओं पर लिखा करते थे, ताकि आम जनता को जागरूक करने का प्रयास या समाज सुधार का प्रयास को और हवा मिल सके। अब वो नाम देख लीजिए आप, जो बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भारतेंदु जी का खुद का नाम आता है, दूसरा नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से थे और ब्राह्मण नाम से एक पत्रिका निकाला करते थे। उसके बाद थे बाल कृष्ण भट्ट,
बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो हिंदी प्रदीप नाम से कविता पत्र निकाला करते थे, और इन्होंने लॉर्ड कर्जन को शिव शंभू के चिट्ठे नाम से पत्र लिख करके और उसको बहुत ज्यादा भारत की स्थिति के बारे में चेताया, जगाया, और इतने कटु शब्दों में अपनी बात कही। आम जनता ने उन पत्रों को, इन्हीं के पत्र में छपने के कारण, उसे प्रजामित्र में भी छपे थे, छपने के कारण उनको पढ़ा भी। प्रेमधन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का पूरा नाम है, प्रेमघन नाम है, पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, उपनाम है इनका प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, इसलिए वही लिख दिया मैंने। उसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह, इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, और राधा चरण गोस्वामी। ये सदस्य 1 2 3 4 5 6 और साथ में भारतेंदु जी स्वयं। ठीक है, इसके अलावा भारतेंदु जी ने खुद के फुफेरे भाई राधाचरण दास को भी इसमें शामिल किया, और वो भी उनके साथ उनकी अधूरी कृतियों को पूरा करने का कार्य करते थे और स्वतंत्र लेखन का कार्य भी किया करते थे। अब ये भारतेंदु के बारे में यदि टिप्पणी लिखना हो या उनके साहित्यिक जीवन के बारे में लिखना हो तो आप बता सकते हैं। अब इसके अलावा आपको जो याद करना है वो है इनके नाटकों के नाम। 2 तरह के नाटक हैं, 17 नाटक हैं, जिसमें 7 जो है वो अनुदित है और 10 इनके मौलिक हैं। उनके नाम जो अनुदित है वो किस भाषा से अनुदित है वो भी आपको आना चाहिए। उनकी शैली कैसी है, वो प्रहसन है, भाण है, नाटिका है, क्या है, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है निबंध, इन्होंने कौन कौन से नाम से, एक आत्मकथा भी इन्होंने लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से। यात्रा संस्मरण भी इन्होंने लिखे, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा नाम से। तो और इसके अलावा जो 70 काव्य कृतियां थी जिनके बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, और फूलों का गुच्छा नाम से एक कविता लिखी जो एकमात्र इनकी खड़ी बोली में लिखी हुई काव्य कृति मानी जाती है, वहीं से इन्होंने शुरू किया खड़ी बोली में लिखना, नाम था फूलों का गुच्छा। इसके अलावा प्रेम विलाप, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, इस तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन सभी कृतियों के नाम आपको याद करने हैं। इसके बाद आपका भारतेंदु जी के विषय में समस्त कार्य पूरा होता है, यानी उस पर टिप्पणी लिखनी है तो बड़ी सहजता से आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।